सो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ कुमार और आज हम लोग क्लास 10वीं के साइंस के पेपर में पूछे जाने वाले एमसीक्यू का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ये आपके मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान भी होता है। इसमें आसानी से स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारा पहला सवाल है। पहला सवाल कह रहा है कि इन चारों रिएक्शन में से कौन सा जो रिएक्शन है वो इंडोथर्मिक रिएक्शन या प्रोसेस है। तो सबसे पहला आपका फॉर्मेशन ऑफ स्लेक लाइम। स्लेक लाइम का जो फॉर्मेशन होता है वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो हमारा पहला ऑप्शन नहीं होगा, गलत हो गया। ठीक, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, ये भी हमारा एक्सोथर्मिक होता है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, फूड का डाइजेशन हमारे बॉडी में, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, तो ऑप्शन सी बच गया। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। देखिए, इस तरीका से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अगला हमारा जो सवाल है, हमें कहा जा रहा है कि ये आपका सेटअप किया हुआ है। ठीक, और कहा जा रहा है कि ये 4 सॉल्यूशन दिया गया है। इन चारों सॉल्यूशन में से कौन सा सॉल्यूशन यहाँ रखा जाए। ठीक है, इस सॉल्यूशन की जगह पे जो कि ये कंडक्शन करने लगे, यानी बल्ब हमारा ग्लो करे। ठीक, तो देखा जाए कि इलेक्ट्रोलाइट जो डिसोसिएट हो जाता है, आयंस में टूट जाता है, वही इलेक्ट्रोलाइट कंडक्शन में मदद करता है या उसी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है। तो इन चारों में से जो ब्रेकडाउन होगा आयन में, वही उसी के थ्रू, ठीक है, बल्ब जलेगा और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा। तो सबसे पहला हमारा HCl है। देखा जाए HCl आसानी से H+ और Cl- आयन में टूट जाएगा। H2SO4, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये H+ और SO4 2- में ब्रेक हो जाएगा। देखिए फ्री आयंस में टूट रहे हैं, यानी कंडक्शन पहले और दूसरे केस में होगा। तीसरा और चौथा जो केस है, ये हमारा कोवैलेंट बॉन्ड होता है, प्योरली कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ये ब्रेक नहीं होता है एक्वस सॉल्यूशन में, यानी ये फ्री आयंस में नहीं टूटेगा। तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। तो देखिए, अगले सवाल में कहा गया है कि हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। हमें x और y की जगह वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है और रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो चलिए शुरू किया जाए लेड से। देखिए इधर 2 लेड है एटम, इधर भी हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लेड का एटम हो गया। ऑक्सीजन को अगर बैलेंस करें तो देखिए 3 दूना 6, दूना 12 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड है। इधर देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन है, तो 8 और चाहिए। तो यहाँ अगर 4 कर दिया जाए तो हमारा 4 दूना 8 ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी हमारा ऑक्सीजन भी दोनों साइड बैलेंस हो गया। और नाइट्रोजन भी चेक कर लेते हैं एक बार, तो यहाँ 4 नाइट्रोजन है, यहाँ भी देखा जाए तो 2 दूना 4 नाइट्रोजन, यानी दोनों साइड रिएक्शन बैलेंस हो गया। हमसे पूछा जा रहा है x और y का रेस्पेक्टिवली वैल्यू बताइए। तो x का वैल्यू हो जाएगा 2 और y का वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है हमसे कि जिंक रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो जब जिंक हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको याद होना चाहिए कि सोडियम जिंकेट बनता है। ठीक है, सोडियम जिंकेट बनता है, सोडियम और जिंकेट की वैलेंसी होती है 2, तो हमारा बन जाएगा Na2ZnO2, जिसे हम सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। ये काफ़ी फेमस रिएक्शन है और ये इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन से बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए आपको याद रहना चाहिए। अगला है आपका कि आपको 4 मेटल के नाम दिए गए हैं, सबसे लोएस्ट डेंसिटी किसकी है आपको बताना है। तो इसमें आपको याद होना चाहिए कि लिथियम की सबसे कम डेंसिटी होती है, जितने भी मेटल हैं उनमें सबसे कम डेंसिटी लिथियम की होती है, तो लिथियम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल है, कहा गया है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द एटम ऑफ अ नॉन मेटल। नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऐसा कुछ, तो फ्लोरीन का अगर हम लिखे कॉन्फ़िगरेशन तो 2 7, ऑक्सीजन का तो 2 6, नाइट्रोजन का तो 2 5। देखिए आउटर मोस्ट सेल में 5 6 7, यानी हमारा आंसर सी हो जाएगा कि 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे आउटर मोस्ट सेल में नॉन मेटल के। ठीक, अगला सवाल है हमारा, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि शेयर किया गया है इन द फॉर्मेशन ऑफ इथाइन मॉलिक्यूल।
इथाइन मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में। इथाइन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर दिखना, सबसे पहले इथाइन मॉलिक्यूल का हम लोग स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये रहा है इथाइन मॉलिक्यूल का। कितने बॉन्ड बनाए हैं? एक बॉन्ड यहाँ है 3 और एक 4 और एक 5, टोटल 5 बॉन्ड हो गए हैं। 5 बॉन्ड और हर एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ता है? 2, यानी 5 बॉन्ड में 10 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने पड़े होंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 10, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि स्फिंक्टर जो मसल्स होता है वो किसके एग्जिट पे पाया जाता है? ये प्योरली रट्टा सवाल है, आपको याद होना चाहिए कि स्फिंक्टर मसल स्टमक और एनस के एग्जिट पे पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, जो कि नॉर्मल क्वेश्चन पूछने के पैटर्न से बिल्कुल अलग पूछा गया है और आपको ये प्योरली याद होना चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल में क्रैम्प आ जाता है। वो क्रैम्प क्यों आता है? पाइरूवेट किस में चेंज हो जाता है? तो आपको याद होना चाहिए कि जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होता है हमारे बॉडी में, मसल सेल में, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है और वहाँ पे पाइरूवेट हमारा लैक्टिक एसिड में चेंज होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट सवाल कहा गया है कि वैसे प्लांट्स का नाम बताइए जिसके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। तो पपाया और वाटरमेलन एक ऐसे प्लांट है, ठीक है, जिनके फ्लावर्स में एक ही तरह का गैमेट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, वाटरमेलन एंड पपाया, ठीक है। अगला सवाल कहा गया है कि जब एक स्पर्म जिसके पास एक्स है वो किसी ओवम को फर्टिलाइज करता है, तो हमें पता है ओवम का भी एक्स ही होता है, क्रोमोसोम। तो हमारा जो जाइगोट के पास जो सेट पहुंचेगा वो XX पहुंचेगा, ठीक है। और ये 44 जो होता है ये ऑटोजोम्स होता है, यानी जाइगोट के पास देखा जाए तो कितना 44 और 2 46 टोटल पहुंच रहे हैं। और XX जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है, गर्ल चाइल्ड, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जाइगोट का कॉम्बिनेशन क्या पाया जाएगा? 44 प्लस XX, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, ठीक। हमें कहा गया है कि एक कॉन्वेक्स मिरर में हमें इमेज बनाना है और ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी पे और नए कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम के हिसाब से बताना है कि फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस का जो साइन होगा वो कैसा होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर बना लेंगे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, हमें पता है इसका फोकल लेंथ इस साइड लाई करता है, ठीक। तो हमारा पोल से राइट साइड फोकस है, इसीलिए क्या होगा? पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ। और इमेज भी हमारा फोकस और पोल के बीच में ही बनता है हमेशा, और चूंकि इस केस में इन्फिनिटी पे रखा गया है तो इमेज हमारा फोकस पे बनेगा, और जो फोकस पे बनेगा तो इमेज डिस्टेंस भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पोल के राइट साइड इमेज बन रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल कहा गया है कि एक रेसिस्टिव सर्किट है जिसमें करंट को 2 गुना बढ़ा दिया गया है, तो आपको बताना है कितना चेंज आएगा करंट के अमाउंट में, हीट के, कितना हीट जो प्रोड्यूस हुआ है उसमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा, ठीक। तो इनिशियली जब करंट आई था तो उस केस में जो हीट प्रोड्यूस होगा उसको हम लिख देंगे H1, जब करंट हमारा आई था। जब अगर करंट को 2 गुना कर दिया गया, यानी 2 टाइम्स ऑफ I का स्क्वायर इंटू R, ये तो फॉर्मूला होता है हीट का। यहाँ से देखेंगे तो क्या आ जाएगा? 4I स्क्वायर R। हमसे पूछा जा रहा है कितना चेंज हुआ। अगर हम चेंज निकाले तो देखा जाए 4 - 1 3I स्क्वायर R, ठीक। परसेंटेज निकाले तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि 3 डिवाइडेड बाई इंटू 100। यहाँ से I स्क्वायर पूरी तरह से कट गया, आंसर हमारा हो जाएगा 300%। तो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है कि एक पॉजिट्रॉन है जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में राइट एंगल पे एंटर करता है। ऐसा है कुछ फिगर आपका कुछ ऐसा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन है,
ये पॉजिट्रॉन और ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि पॉजिट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, आपको डायरेक्शन बताना है फोर्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि ये हमारा इंडेक्स फिंगर जो हो वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए, मिडिल फिंगर हमारा करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए और थंब हमारा जो है वो फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। ठीक, तो देखा जाए पॉजिट्रॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और जिधर पॉजिट्रॉन का डायरेक्शन उधर ही होगा करंट का डायरेक्शन। तो हम लोग देखिए ये करंट का डायरेक्शन ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड हमारा आगे की तरफ है, तो फोर्स हमारा थंब हमारा इनटू द प्लेन जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इनटू द पिच। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, अगला सवाल है असर्शन रीजन का। देखिए असर्शन रीजन होता बहुत आसान है, आपको बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहला असर्शन कह रहा है कि सोडियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि सोडियम ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक ऑक्साइड होता है, ये एम्फोटेरिक नेचर का नहीं होता है। तो हमारा पहला ये स्टेटमेंट क्या हो गया, असर्शन ही गलत हो गया। तो डायरेक्टली हम यहाँ से भी ऑप्शन को पिक कर सकते हैं कि असर्शन सही, असर्शन गलत है, तो रीजन हमारा पक्का सही होगा। ठीक, तो जब पहला ही हमारा ऑप्शन गलत है, असर्शन गलत और रीजन सही, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए हमारा, डी, असर्शन सही, असर्शन गलत और रीजन सही। ऑप्शन नंबर डी पिक किया जाएगा। ठीक, अगला सवाल है हमारा कि जब एक बैक्टीरियम दो पार्ट में टूटता है और फिर दो बैक्टीरिया मैच्योर होकर फिर से 4 बैक्टीरिया में टूट रहा है। ठीक, और चारों बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक जैसे सिमिलर होते हैं। ये सिमिलर क्यों होते हैं, क्योंकि जब माइटोसिस होता है उनका, टूटता है जब सेल डिवीजन होता है, तो पूरी तरह से डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बनता है। ठीक है, इसीलिए चारों बैक्टीरिया सिमिलर हैं। और वही चीज़ रीजन में आपको कहा गया है कि डीएनए कॉपिंग जब होता है ना, तो उस केस में बहुत कम एक्यूरेसी, बहुत इनएक्यूरेसी बहुत कम देखी जाती है, यानी लगभग एक जैसा डीएनए कॉपी होता है और इसीलिए चारों जो सेल बने हैं वो एक जैसे सिमिलर सेल बने हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि हमारा असर्शन भी सही है, हमारा रीजन भी सही है और रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है हमारे असर्शन को, तो ऑप्शन नंबर ए पिक किया जाएगा। ठीक, अगला सवाल है हाँ कि एक पर्सन जो है वो मायोपिया से सफ़र कर रहा है, तो वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं देख पाएगा। सही बात है, मायोपिया मतलब शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि पर्सन जो जिसके पास शॉर्ट साइटेडनेस है, सफ़र कर रहा है जिस इस बीमारी से, वो पर्सन दूर की चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाता है और पास की चीज़ों को क्लियरली देख पाता है। तो हमारा पहला असर्शन सही है। और कहा जा रीज़न कि कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया जाता है इस मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए। ये गलत है, क्योंकि मायोपिक आई को करेक्ट करने के लिए हमें डाइवर्जिंग लेंस चाहिए होता है, जिसको कि कनकेव लेंस होता है। ठीक है, तो हमारा ये असर रीजन गलत हो जाएगा, इसीलिए हमारा इसका आंसर हो जाएगा सी, असर्शन सही लेकिन रीजन वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल है, हमें कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये सही बिल्कुल बात है कि हम लोग पढ़े हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक मैग्नेट का किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करता है, तो हमारा असर्शन सही है। और रीजन पे आए हम लोग, कहा जा रहा है रीजन में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होते हैं और जिस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाया जाए तो हमें उस पॉइंट पे टेंजेंट क्या देता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। ठीक, तो देखा जाए ये चीज़ रीजन हमारे असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। कैसे एक्सप्लेन कर रहा है, अगर मान लीजिए नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, ठीक है, ठीक, इस पॉइंट पे हमें पूछा जाए फील्ड, इस पी पॉइंट पे, तो फील्ड क्या होगा, इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट बनाएंगे और यही हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक, अगर दो पॉइंट पे फील्ड इंटरसेक्ट करते तो क्या होता, एक पी पॉइंट पे, किसी पी पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल हो जाते हैं, एक इधर और एक इधर। तो इस तरीका से देखा जाए तो क्या होता, एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए
हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। तो देखा जाए रीजन हमारे असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है, इसीलिए आंसर हो जाएगा इस केस में ए। रीजन हमारा असर्शन को क्लियरली एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक, तो ऐसा ही पिछले साल के एमसीक्यू को आप प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा साइंस के पेपर में स्कोर करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।